वेलकम स्टूडेंट्स। क्या आपको पता है हिचकी का आपके बॉडी में क्या फंक्शन होता है? क्या हिचकी से आपको कोई मेडिकल या फिजियोलॉजिकल एडवांटेज प्राप्त होता है? आखिर हिचकी होते क्यों है? क्या होता है हिचकी? ये हम लोग समझते हैं इस पूरे चैप्टर में। क्या कारण है हिचकी आने का और कैसे इसे हम लोग रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। तो हिचकी, आप लोग अक्सर ये देखे होंगे कि जब भी आपको हिचकी आ रहा होता है तो लोग कहते हैं कि आपको कोई याद कर रहा है। मतलब कोई आपके बारे में जब सोच रहा होता है तो आपको हिचकी आता है। जब भी कोई आपको बहुत जोर जोर से याद कर रहा हो तो आपको जोर जोर से हिचकी आता है, ऐसा आप मानते हैं। तो क्या जानवरों को भी कोई याद कर रहा होता है जब उन्हें हिचकी आता है? और हिचकी तो बच्चों में भी आता है, यहाँ तक कि जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, जो नवजात शिशु होते हैं, उनमें भी हिचकी आता है। हिचकी आने के कई कारण हैं, जैसे शराब के सेवन से हिचकी आता है, स्मोकिंग से हिचकी आता है, पेट के अंदर के तापमान के बढ़ने की वजह से हिचकी आता है, पेट के बाहर के तापमान के बढ़ने से हिचकी आता है। ठीक है। बहुत ज़्यादा तेजी से खाना खाने से, जब हम लोग पेट हमारा फूल जाता है बहुत ज़्यादा तेजी से खाना खाने से, तो भी हमें हिचकी आता है। मुख्य कारण हिचकी का आपका पेट का फूलना होता है, और ये आपके कॉन्शियस चॉइस से नहीं होता है, ये आपके सचेत पसंद से नहीं होता है। आप इसको अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते हैं। आप कितना भी कोशिश करें, आपकी इच्छा का इसके ऊपर कोई जोड़ नहीं है। ये आपके इच्छा से नहीं होते हैं, ये एक अनैच्छिक क्रिया है। हिचकी जो है वो एक अनैच्छिक क्रिया है। ये हमारे पसंद, चेतना या इच्छा से जुड़े नहीं होते हैं। हिचकी, हम लोग देखे हैं कि जब हमें हिचकी आता है तो हम लोग अलग अलग उपाय करते हैं हिचकी से बचने के लिए। हम लोग, कई बार ऐसा होता है कि हमें डॉक्टर से भी मिलना पड़ता है उस हिचकी को ठीक करवाने के लिए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें कि बहुत लॉन्ग टर्म तक हिचकी रहता है लोगों को। एक चार्ल्स ऑब्सॉर्न हैं जिन्हें कि 68 साल तक लगातार हिचकी रहा था। ठीक है। और क्या क्या करते हैं हम लोग हिचकी को रोकने के लिए? कुछ घरेलू उपाय हैं, जैसे कि हम लोग अपना सांस रोकने की कोशिश करते हैं। जब हम लोग सांस रोकते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि उससे हमारा हिचकी रुक जाएगा। और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि हम लोग हिचकी रोकने की कोशिश करते हैं, जैसे हम लोग ढेर सारा पानी पीने लगते हैं। जब पानी पीते हैं तो हम सोचते हैं पानी पीने से हमारी हिचकी रुक। कुछ लोग मानते हैं कि डराने से भी हिचकी रुक जाता है। जब आपको कोई डराता है तो भी आपका हिचकी रुक जाता है। जब आप अपने मुंह में पीनट बटर भर लें या हनी भर लें, उससे भी आपका हिचकी रुकता है। तो ये अनेकों घरेलू उपाय हैं जिससे कि हम हिचकी रोकने की कोशिश करते हैं। अगर ये उपाय आपका कभी मदद किए हैं अतीत में, तो ये केवल एक इत्तेफाक था। ऐसा जरूरी नहीं है कि उन एक्टिविटीज से, जैसे होल्डिंग ब्रेथ से, ड्रिंकिंग वाटर से, किसी के डराने से, मुंह में हनी भर लेने से, या फिर पीनट बटर भर लेने से, या पेपर बैग में हवा फुलाने से, पेपर बैग में फूकने से, ये सब से अगर आपका कभी हिचकी रुका था तो ये कोई गारंटी नहीं है कि आगे भी आपका हिचकी इस तरीके से रुक जाएगा। ये एक इनवॉल्यूंटरी एक्शन है, ये एक अनैच्छिक क्रिया है। इस अनैच्छिक क्रिया के ऊपर हमारा जोड़ नहीं होता है, हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये हमारे थिंकिंग से कंट्रोल नहीं होता है, ये हमारे थॉट से कंट्रोल नहीं होता है। ये एक इनवॉल्यूंटरी एक्शन है। ये हमारा बॉडी अपने आप जिस तरीके का स्टिमुलस उसको मिलता है उसके जवाब में प्रतिक्रिया देता है। और हिचकी के लिए स्टिमुलस हम लोग आमतौर पे मानते हैं डियफ्राग्म का कॉन्ट्रैक्शन। हमारे पेट के फूलने से जब डियफ्राग्म का कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब हमारा डियफ्राग्म सिकुड़ता है, संकुचन होता है उसमें, तो उसी वक्त जब डियफ्राग्म सिकुड़ते रहता है, उसी वक्त एक एक चौथाई सेकंड में जो वोकल कॉर्ड है वो वोकल कॉर्ड भी बंद होता है। जैसे ही डियफ्राग्म कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके 1/4 सेकंड के बाद वोकल कॉर्ड बंद होता है। और ऐसा होने की वजह से एक क्विक इनटेक होता है एयर का, एक त्वरित प्रवेश होता है वायु का, और उस त्वरित प्रवेश की वजह से हिच की आवाज आती है। हिच जो आवाज प्रोड्यूस होता है वो उस हवा के, हमारे जो वोकल कॉर्ड्स के चोक होने की वजह से जो तेजी से हवा अंदर प्रवेश करता है, उस हवा की वजह से हमारा वो हिच साउंड आता है। तो हिचकी को आप जानते हैं और भी दूसरे नाम है इसके, जैसे कि डायफ्रैग्मेटिक स्पैज्म और सिंगलटस। डायफ्रैग्मेटिक स्पैज्म इसे इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें डायफ्राग्म का कॉन्ट्रैक्शन होता है, और डायफ्राग्म के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जब वोकल कॉर्ड्स का क्लोजिंग होता है, वोकल कॉर्ड्स बंद हो जाते हैं, तो क्विक एयर इनटेक की वजह से आपका ये हिच का आवाज प्रोड्यूस होता है, और इसी को हम लोग हिचकी बोलते हैं, हिकअप्स बोलते हैं। ये हिकअप्स जो हैं ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये हमारी इच्छा से भी नहीं होते हैं। हम इसके लिए
इच्छा नहीं करने जाते हैं कि हमें हिचकी आए। ये हमारे पसंद से भी जुड़े नहीं होते हैं। हम इसके लिए कोई पसंद नहीं रखते हैं कि हमें हिचकी किसी विशेष समय पर हमें हिचकी आए, इसका कोई हम पसंद भी नहीं रखते हैं। तो ये जो हिचकी है, ये आपके इनवॉल्यूंटरी एक्शन है, ये आपके एक अनैच्छिक क्रिया है जो कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये हमारे चेतना और इच्छा के बगैर होते हैं। इस पे किसी भी जीव के इच्छा या चेतना का कोई जोड़ नहीं होता है। आप इच्छा करके अपना हिचकी रोक नहीं सकते हैं। और ये ऐसे ही एक्शंस को हम लोग इनवॉल्यूंटरी एक्शंस बोलते हैं, जिसमें हमारा चेतना और इच्छा शामिल नहीं होता है। जैसे कि हमारा हार्ट का बीट करना, हमारा पाचन जब होते रहता है तो इसके लिए हम लोग सोचने नहीं जाते हैं। इसमें कोई हमारा सोच का प्रक्रिया इन्वॉल्व नहीं होता है। चाहे हमारा इंटेस्टाइन्स का मूवमेंट हो या हमारे फूड का ऑल अलोंग द गट जो मूवमेंट है, डाइजेशन है, उसके लिए हम लोग सोचने और विचार करने नहीं जाते हैं। ये अपने आप हमारे बॉडी में होते रहता है। कफिंग जो है, खांसना जो है, वो भी एक इनवॉल्यूंटरी एक्शन है। छींकना, स्नीजिंग, ये भी एक इनवॉल्यूंटरी एक्शन है। जब हम लोग खांसते या छींकते हैं तो इसके लिए भी हमारी कोई इच्छा नहीं होती है। जो आईज के प्यूपिल का बड़ा होना और छोटा होना है, ये भी एक इनवॉल्यूंटरी एक्शन है। इसमें भी कोई हमारा थॉट शामिल नहीं होता है, ठीक है। और ये इनवॉल्यूंटरी एक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। हम अपने आईज का बड़ा होना और छोटा होना कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हम अपने हिचकी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्शंस जिसको कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते और इनमें बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स दिया जाता है। इनमें रिस्पॉन्स की जो गति होती है वो बहुत तेज होती है। प्रतिक्रिया बहुत तेजी से दी जाती है। जब भी कोई उत्तेजना हमारे आसपास में होती है तो उसका जो जवाब होता है वो बहुत त्वरित जवाब होता है, बहुत तुरंत दिया गया जवाब होता है, बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स होता है। जो इनवॉल्यूंटरी एक्शंस होते हैं उसमें हमारा अवेयरनेस शामिल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे जब हमारा हार्ट बीट हो या डाइजेशन हो, तो इसके बारे में हमें अंदर से हमें पता नहीं होता है, हमें इसकी जागरूकता नहीं होती है कि ये हो रहा है। लेकिन ये हमारे बॉडी में लगातार ये फंक्शंस होते रहते हैं। हार्ट पंप करते रहता है ब्लड को हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, भले इसके बारे में हमें चेतना हो या ना हो। ये हमारे बॉडी में अपने आप ही स्वतः ही होते रहते हैं। इसे हम कंट्रोल नहीं करने जाते हैं या इसके बारे में सोचने नहीं जाते हैं, इसके बारे में इच्छा नहीं जताने जाते और ना ही हमें इसके बारे में कोई जागरूकता होती है कि हमारा पाचन क्रिया जो चल रहा है वो किस स्टेज में पहुंचा है और जो हमारा खांसी है वो कब आएगा, हम जो छींक रहे हैं वो हमारी छींक कब आएगी। ये सब के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। इसके बारे में हमें कोई चेतना नहीं होती, कोई अवेयरनेस नहीं होती है, कोई जागरूकता नहीं होती है कि ये कब आएंगे, ठीक है। हमारा जो आईज के जो हमारा प्यूपिल का डायलेट करना है, हमारे आईलिड का सर्ट करना है, हमारे आईलिड पलक का झपकना है, इनके लिए भी हमें कोई जागरूकता पहले से नहीं होती है कि ऐसा होगा। जब भी कोई बदलाव आते हैं हमारे पर्यावरण में, कोई ऐसा बदलाव आता है जिसमें कि हमें बहुत ही त्वरित जवाब देना होता है, त्वरित प्रतिक्रिया देना होता है, वैसे स्थिति में हम लोग ये इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को शो करते हैं, जिसमें कि हमारा सोच विचार इन्वॉल्व नहीं होता है। इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। इसको हम लोग अपने इच्छा से नहीं बुलाते हैं, इच्छा से अपने रोक नहीं सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे हमारा हार्ट बीट, हमारा हिकअप्स, जो हमारा दिल का धड़कन है, वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ योग गुरु कहते हैं कि वो योग के जरिए अपना दिल के धड़कन को कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। जो हिचकी है, जो हिकअप्स है, उसको भी हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। ये भी हमारे कंट्रोल के बाहर है। इसमें भी कोई थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होता है। इसके लिए भी हम लोग सोचने नहीं जाते हैं। और ये हिचकी जब आता है तो ये एक इनवॉल्यूंटरी एक्शन होता है। जो हमारा स्नीजिंग है, जब हम छींकते हैं तो उसके लिए भी हम लोग सोचने नहीं जाते हैं। ये सारे एक्टिविटीज, ये सारे इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज हमारे ब्रेन के मेड्यूला ऑब्लोंगटा और सेरेबलम के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। आप जानते हैं इनवॉल्यूंटरी एक्शंस का साइट हमारा हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन है, ठीक है। जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं ये स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के द्वारा कोऑर्डिनेट होते हैं। जो हमारा प्रतिव्रत क्रिया है, जो हमारा प्रतिवर्ती प्रतिक्रिया है, वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड और हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें कि सेंसरी नर्व, मोटर नर्व और मिक्स नर्व शामिल हैं, उनके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और जो इनवॉल्यूंटरी एक्शंस हैं, जो अनैच्छिक क्रिया है, अनैच्छिक क्रिया को हमारे ब्रेन का जो सेरेब्लम हिस्सा है और जो मेडुला ऑब्लोंगटा हिस्सा है वो कंट्रोल करता है। और इसमें उसकी सहायता करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के सेंसरी नर्व, मोटर नर्व और मिक्स्ड नर्व उन जानकारियों को लेकर के आते हैं सेरेब्लम और मेडुला ऑब्लोंगटा पर, और जो रिस्पॉन्स जनरेट होता है वो भी सेरेब्लम और मेडुला ऑब्लोंगटा से
यही सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स, ये सब लेकर के, मोटर नर्व आपके रिस्पॉन्स लेकर के जाते हैं और सेंसरी नर्व्स स्टिमुलस लेकर के जाते हैं, और मिक्स नर्व्स जो होते हैं वो जंक्शन होते हैं सेंसरी और मोटर नर्व्स के। जो इनवॉल्यूंटरी एक्शंस होते हैं ये हमारे सचेत पसंद से नहीं होते हैं, इसके लिए हम लोग कोई पसंद नहीं रखते हैं कि ये इनवॉल्यूंटरी एक्शंस हों। जैसे हमारे हार्ट बीट के लिए हमारा कोई अपना पसंद नहीं शामिल होता है कि हमारा हार्ट बीट 1 मिनट में कितने बार वो बीट करे, हमारा दिल 1 मिनट में कितने बार धड़के। वैसे एक नॉर्मल हार्ट रेट 72 टाइम्स अ मिनट होता है, ठीक है। लेकिन इसके लिए हम लोग कोई इच्छा नहीं जताने जाते हैं, इसके लिए हम लोग को जागरूकता नहीं होती है कि हमारा हार्ट कितना बार बीट हो रहा है 1 मिनट में। हम लोग जब तक उसे नापते नहीं है, जब तक हम लोग कोई इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं करते, तब तक हम लोग उसको नाप भी नहीं सकते हैं। तो हमें उसके बारे में चेतना नहीं होती है, हमें पता नहीं होता है कि हमारा हार्ट बीट कितने तेजी से हो रहा है, हमारा आईज का डायलेशन, हमारा दिल का धड़कना, हमारा पाचन, हमारा खांसना, छींकना, हमारे आईज का प्यूपिल का बड़ा होना, पलक का झपकना, इन सारी प्रतिक्रियाओं के लिए हम लोग सोचने नहीं जाते हैं। ये सारी प्रतिक्रिया बिना हमारे सचेत पसंद के होती हैं, इस पे हमारे इच्छा का कोई जोड़ नहीं होता है। ये हमारे ब्रेन के सेरेब्लम और मेडुला ऑब्लोंगटा के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, और ऐसे प्रतिक्रिया को हम लोग अनैच्छिक प्रतिक्रिया बोलते हैं या अनैच्छिक कार्रवाई बोलते हैं, इनवॉल्यूंटरी एक्शंस बोलते हैं। मतलब ऐसे एक्शन जिसमें हमारा सोच विचार शामिल ना हो, हमारा इच्छा और हमारा पसंद शामिल ना हो, हमारा चेतना शामिल ना हो। ये जो इनवॉल्यूंटरी एक्शंस हैं, ये इनवॉल्यूंटरी एक्शंस हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी को क्विक पाथवे के जरिए प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। इनवॉल्यूंटरी एक्शंस का जो पाथवे होता है वो क्विक होता है, इसमें बहुत तेजी से एक्शन का मतलब प्रतिक्रिया दिया जाता है। कोई भी जो स्टिमुलस होता है उसकी प्रतिक्रिया बहुत तेजी से दी जाती है। आपको क्या पता है कि सबसे ज्यादा हिचकी का रिकॉर्ड किसके पास है? क्या आपको ये बात की जानकारी है? चार्ल्स ऑब्सॉर्न का नाम आपने सुना है? चार्ल्स ऑब्सॉर्न एंथॉन्स टाउन के हैं और इनके नाम में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है सबसे लंबे हिचकी का। आपको पता है चार्ल्स ऑब्सॉर्न 1922 से इनको हिचकी आना शुरू हुआ और इनका हिचकी करीब करीब 68 साल तक 1990 तक चला। लगातार 68 सालों तक इन्हें हिचकी आते रहा। एक बहुत ही रोचक किस्सा है इनके बारे में कि एक बार जब ये एक हॉग का बुचरिंग कर रहे थे, जब ये एक सुअर का मांस तैयार कर रहे थे पकाने के लिए, तो जब वो सुअर को टांगे थे, हैंग किए थे, तो वो सुअर ऊपर से उनके ऊपर गिर गया था और तभी से इनका ये हिचकी आना शुरू हो गया था। और फिर चार्ल्स ऑब्सॉर्न को ये हिचकी करीब करीब 68 साल तक रहा। तो ये एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है सबसे लॉन्गेस्ट हिचकी का। और क्या आपको पता है कि आपके अंदर जो हिचकी की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? अलग अलग व्यक्ति में ये फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकती है। एक व्यक्ति 1 मिनट में 4 से 60 बार तक उसे हिचकी आ सकता है। आपको पता है जेनिफर मी जो कि फ्लोरिडा की हैं, इन्हें 2007 में 4 हफ्तों तक लगातार हिचकी आया था और इनकी हिचकी 4 हफ्तों तक चली थी और इसमें प्रत्येक मिनट में ये 50 बार हिचकी ले रही थी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज्यादा थी। तो हिचकी जो है वो एक इनवॉल्यूंटरी एक्शन है, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। जैसे हमारा हार्ट बीट, जैसे हमारे इंटेस्टाइन का मूवमेंट, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का मूवमेंट, जैसे हमारे आंखों का पलक झपकना, जैसे हमारे सांस लेना, हमारा सांस लेना भी एक इनवॉल्यूंटरी एक्शन है। इसे वॉल्यूंटरी भी बोलते हैं, उसको हम लोग आगे समझेंगे, लेकिन ये इनवॉल्यूंटरी एक्शन भी है। हमारे हाथों का कपकपाना, कोई एक व्हीकल को देख करके उसके रास्ते से जंप करके अलग होना, ये सारे इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज हैं। क्या एक गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को हटा लेना और सेब खाना दोनों एक ही तरह की क्रिया है? क्या दोनों एक ही तरह से कंट्रोल होता है? अगर नहीं तो दोनों में क्या अंतर है? दोनों क्रिया में क्या अंतर है? एक क्रिया आप देख रहे हैं कि जब कोई गर्म वस्तु को हम लोग छूते हैं तो हम लोग अपने हाथ को बहुत झटके से, बहुत तेजी से वहां से हटा लेते हैं, ठीक है। और जब हम लोग सेब खा रहे होते हैं तो हम लोग अपना हाथ नहीं हटाते, उसे पकड़ के आराम से हम खाते रहते हैं और उसको एंजॉय करते हैं और उसका स्वाद लेते हैं। उससे हम लोग उससे हम लोग अपना हाथ नहीं हटाते या खुद को नहीं हटाते, उसको आराम से हम लोग खाते रहते हैं। जबकि एक गर्म वस्तु को हमारा बॉडी का कोई भी हिस्सा छुए, चाहे वो हमारा हाथ छुए या हमारा गलती से बॉडी का कोई दूसरा पार्ट अगर कोई गर्म वस्तु से अचानक ही टच हो जाए, एक्सीडेंटली, दुर्घटनावश अगर वो टच हो जाए, तो हम लोग उसको हटा लेते हैं। और सेब खाते वक्त हम लोग अपना हाथ नहीं हटाते हैं, सेब को पकड़े रखते हैं, ना ही सेब को गिराते हैं, ना फेंकते हैं, उसको पकड़े रहते हैं और उसको खाते हैं। तो आखिर क्यों ऐसा होता है?
दरअसल जब हम लोग किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो वो एक इमरजेंसी सिचुएशन होता है, वो एक डेंजरस सिचुएशन होता है, वो एक हार्मफुल सिचुएशन होता है। वैसे सिचुएशन में आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता होती है, और ये बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए आप रिफ्लेक्स पाथवे को अपनाते हैं, आप रिफ्लेक्स एक्शन के पाथवे को अपनाते हैं। आप जानते हैं रिफ्लेक्स एक्शन एक क्विक एक्शन होता है, एक तेज एक्शन होता है, और रिफ्लेक्स एक्शन में रिफ्लेक्स आर्क शामिल होता है। आप जानते हैं रिफ्लेक्स आर्क में जो स्टिमुलस है उसको स्किन के रिसेप्टर्स एक्सेप्ट करके सेंसरी न्यूरॉन के जरिए स्पाइनल कॉर्ड में भेज देते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड से जो इम्पल्स जनरेट होता है उसको रिले न्यूरॉन के जरिए मोटर न्यूरॉन्स के मदद से मसल्स, इफेक्टर मसल्स तक वो स्टिमुलस पहुंचता, वो रिस्पॉन्स पहुंचता है, और इफेक्टर मसल मूव करके रिस्पॉन्स करता है, प्रतिक्रिया दिखाता है। तो आप देखें कि ये दोनों एक्शन बिल्कुल ही अलग थे एक दूसरे से। जैसे क्लैपिंग है, हम जब क्लैपिंग करते हैं तो उसके लिए हम पहले अपना हाथ उठाते हैं, हाथ उठा करके फिर दोनों हाथों को आपस में मिला करके हम लोग ताली बजाते हैं, तो इससे हमारे क्लैपिंग का साउंड प्रोड्यूस होता है। ये क्लैपिंग में हमारा थिंकिंग इन्वॉल्व है। हम लोग इसके लिए सोचे कि पहले हम लोग अपना हाथ उठाएंगे, उसके बाद दोनों हाथ को टकराएंगे जिससे कि वो ताली की आवाज पैदा होगी। तो इसमें हमारा सोच इन्वॉल्व था, इसमें हमारी इच्छा इन्वॉल्व थी, इसमें हमारी चेतना इन्वॉल्व थी, इसमें हमारा विल इन्वॉल्व था। जब हम लोग किसी के साथ बात कर रहे होते हैं या बोल रहे होते हैं तो बोलने के लिए भी हम लोग सोचते हैं। हमारे ब्रेन के अगले हिस्से में सेरेब्रम में थिंकिंग का प्रोसेस होता है। आप लोग जाने, आप जब ब्रेन का वीडियो देखे तो उसमें आप लोग ब्रेन के अलग अलग हिस्से का फंक्शन समझे थे। तो आप जानते हैं कि जो हमारा वॉल्यूंटरी एक्शंस है, जो हमारा ऐच्छिक क्रिया है, स्वैच्छिक क्रिया है, उसको हमारा ब्रेन का सेरेब्रम कंट्रोल करता है। और जब हम बोल रहे होते हैं तो ये हमारे सेरेब्रम के द्वारा कोऑर्डिनेट होता है। ये भी एक वॉल्यूंटरी एक्शन है, ये भी एक स्वैच्छिक इच्छा है। जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं, जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें भी हमारा सेरेब्रम इन्वॉल्व होता है, हमारा थिंकिंग इन्वॉल्व होता है, हमारा थॉट इन्वॉल्व होता है, हमारी इच्छा इन्वॉल्व होती है, हमारा पसंद इन्वॉल्व होता है। तो रीडिंग भी जो है वो एक ऐच्छिक कार्रवाई है, वो एक स्वैच्छिक कार्रवाई है, एक वॉल्यूंटरी एक्शन है। और ये वॉल्यूंटरी एक्शन भी कंट्रोल होता है आपके ब्रेन के अगले हिस्से से, फोर ब्रेन से, जिसे हम लोग कहते हैं सेरेब्रम। सेरेब्रम कंट्रोल्स आवर वॉल्यूंटरी एक्शंस। जब हम लोग चलते हैं, दौड़ते हैं या डांस करते हैं तो इसके लिए भी कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं, और वो सीरीज ऑफ इवेंट्स को हमारा ब्रेन का अगला हिस्सा जो हमारा सेरेब्रम है वो कंट्रोल करता है। रनिंग और डांसिंग और जंपिंग ये सब भी जो है, और वॉकिंग, ये सारा एक्टिविटीज जो है हमारे ब्रेन के अगले हिस्से के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, और ये सारे वॉल्यूंटरी एक्शंस हैं। वॉल्यूंटरी एक्शंस उत्पन्न होते हैं क्योंकि इंसान अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये वॉल्यूंटरी एक्शंस होते हैं। ठीक है, ये वॉल्यूंटरी एक्शंस हमारे चेतना से जुड़ी होते हैं। कई बार अक्सर ये हमारे चेतना, हमारे इच्छा और हमारे पसंद से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, वॉल्यूंटरी एक्शन में हम लोग पहले डिसीजंस लेते हैं। हम लोग डिसीजन लेकर के ही कोई भी प्रतिक्रिया करते हैं, कोई भी एक्शन करते हैं। चाहे हम लोग को वॉक करना हो, चाहे हम लोग को खाना हो, हम लोगों को जंप करना हो, डांस करना हो, दौड़ना हो, इन सभी प्रतिक्रिया में हम लोग पहले इसके लिए एक फैसला लेते हैं, एक डिसीजन लेते हैं, उसके बाद ये एक्शन होते हैं। जैसे हम लोगों को अगर कुछ खाना है, मान लीजिए हमें भूख लगा है, तो उसके लिए हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग करेंगे क्या। जब हम लोग भूखे होते हैं तो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि चलो खा लेते हैं। हम लोग ये भी डिसाइड कर लेते हैं छोड़ो क्या खाएंगे, हटाओ, नहीं खाते हैं। तो हम लोग ये भी डिसाइड करते हैं कि चलो खा लेते हैं, ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं खाते हैं। और हम लोग ऐसा भी डिसाइड कर सकते हैं कि हटाओ पानी पी लेते हैं, पानी पी कर कहीं काम चला लेते हैं। तो ये हम लोग अपने डिसीजन के बाद इस एक्शन को परफॉर्म करते हैं। ये वॉल्यूंटरी एक्शन ऐसे एक्शन होते हैं जिनमें हमारा डिसीजन, हमारा थिंकिंग शामिल होता है। वॉल्यूंटरी एक्शंस हमारे ब्रेन के अगले हिस्से सेरेब्रम के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। ये स्लो एक्शन होते हैं। वॉल्यूंटरी एक्शन में आमतौर पे थिंकिंग इन्वॉल्व हो जाता है, उसमें हमारा सेरेब्रम से थिंक किया जाता है, तो इसमें धीमी हो जाती है ये प्रतिक्रिया। इसमें जो आप प्रतिक्रिया देते हैं वो धीमा आता है। आप जाने थे जो इनवॉल्यूंटरी एक्शन थे उसमें बहुत ही क्विक रेस्पॉन्स था, जबकि जो वॉल्यूंटरी एक्शंस होते हैं जिनमें कि सोचना और विचारना शामिल होता है, ये बहुत ही स्लो एक्शन होते हैं। कंपैरेटिवली अगर आप इनवॉल्यूंटरी एक्शन से देखेंगे तो ये स्लो होते हैं। ठीक है, तो कैसे होते हैं ये वॉल्यूंटरी एक्शन? इसमें कुछ प्रक्रियाएं शामिल है। जैसे सबसे पहले जो हमारा फोरब्रेन है, जो सेरेब्रम है, उसके पास आते हैं स्टिमुलस की जानकारियां। वो उस जानकारियों को कोऑर्डिनेट करता है और उसके बाद फिर वो इम्पल्स जनरेट करके इफेक्टर मसल्स की ओर भेजता है। ब्रीदिंग, क्या आपको पता है ब्रीदिंग वॉल्यूंटरी एक्शन है?
या इनवॉल्यूंटरी एक्शन है। कई बार होता है ऐसा कि हम लोग जब सांस ले रहे होते हैं तो उसके बारे में हम लोग सोचने नहीं जा रहे होते हैं कि हमें सांस लेना है या नहीं लेना है, वो अपने आप ही होते रहता है। वो बिना इच्छा के ही हमारे बॉडी के प्रोसेसेस को चलाने के लिए वो अपने आप ही, बिना हमारे सचेत पसंद के ही वो अपने आप ही होता रहता है। तो ब्रीदिंग कभी कभी आपका इनवॉल्यूंटरी एक्शन भी है, और कई बार ऐसा भी तो होता है कि आप अपने ब्रेथ को रोक लेते हैं अपने एपनिया के मदद से, और ब्रीदिंग को आप कंट्रोल कर सकते हैं। कई बार आप जोर जोर से सांस ले सकते हैं, आप धीरे धीरे ले सकते हैं, गहरा सांस ले सकते हैं, तो उसमें एपनिया इन्वॉल्व होता है। आपका एपनिया के जरिए आप अपने सांस को रोक सकते हैं। तो ब्रीदिंग को हम लोग वॉल्यूंटरी एक्शन भी मान सकते हैं और ब्रीदिंग को हम लोग इनवॉल्यूंटरी एक्शन भी मान सकते हैं। तो आप लोग समझे कि ब्रीदिंग कैन बी कंसिडर्ड बोथ वॉल्यूंटरी एज वेल एज इनवॉल्यूंटरी एक्शन। व्हाई? बिकॉज ब्रेथ कैन बी हेल्ड थ्रू एपनिया, क्योंकि हमारा जो सांस है उसको हम लोग एपनिया के जरिए रोक सकते हैं। इसी वजह से ब्रीदिंग जो है, जो हमारे श्वास की प्रणाली है, वो हमारा एक वॉल्यूंटरी एक्शन भी कहा जा सकता है। श्वास हमारा वॉल्यूंटरी एक्शन भी कहा जा सकता है और श्वास हमारा इनवॉल्यूंटरी एक्शन भी कहा जा सकता है। तो आइए हम लोग प्रमुख डिफरेंसेस समझ लेते हैं। क्या अंतर है वॉल्यूंटरी एक्शन और इनवॉल्यूंटरी एक्शन में? क्या अंतर है स्वैच्छिक कार्रवाई में और अनैच्छिक कार्रवाई में? नाम से ही आपको जाहिर हो रहा है कि स्वैच्छिक कार्रवाई यानी कि आपके स्व इच्छा से होने वाली कार्रवाई, यानी कि आपके मन से, आपके पसंद से होने वाली कार्रवाई, ठीक है। यानी कि वॉल्यूंटरी एक्शंस, स्वैच्छिक कार्रवाई वैसे एक्शंस रहेंगे, वैसे कार्रवाई रहेंगे, वैसे एक्टिविटीज रहेंगे जिनमें कि हमारा इच्छा जुड़ा हुआ होगा, हमारा चेतना जुड़ा हुआ होगा, हमारा पसंद जुड़ा हुआ होगा, हमारा मन जुड़ा हुआ होगा। सो वॉल्यूंटरी एक्शंस आर एक्शंस that may occur with our will, चॉइस एंड कॉन्सियसनेस। तो आप लोग जाने वॉल्यूंटरी एक्शन हमारे चेतना, इच्छा और पसंद से हो सकते हैं। जो इनवॉल्यूंटरी एक्शन होते हैं उसमें हमारा चेतना, हमारा इच्छा या हमारा पसंद शामिल नहीं होता है। इनवॉल्यूंटरी एक्शंस ऑकर्स विदाउट द कॉन्शियस चॉइस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इनवॉल्यूंटरी एक्शंस ऑकर्स विदाउट द विल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। उसमें किसी का इच्छा या किसी का सचेत पसंद शामिल नहीं होता है इनवॉल्यूंटरी एक्शन में। चाहे जैसे कि आप हार्ट बीट देखे थे, हार्ट बीट में आपका इच्छा शामिल नहीं था कि आपका हार्ट बीट कैसे बीट करे, 1 मिनट में 72 बार करे, 73 बार करे, कितना बार बीट करे, ये आपका कोई इच्छा इसमें शामिल नहीं था, ठीक है। वो अपने आप ही आपका जो हार्ट रेट था, आपके बीटिंग का जो रेट था, उस हिसाब से वो बीट कर रहा था। जिस तरीके के आपके बॉडी को रिक्वायरमेंट्स था ऑक्सीजन सप्लाई का, उस हिसाब से आपका हार्ट बीट कर रहा था। ये आपकी इच्छा पर नहीं जुड़ा हुआ है कि आपके बॉडी को अभी बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो आपका हार्ट आपके इच्छा के अनुसार ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करना शुरू कर दे, हर जगह पंप करना शुरू कर दे ब्लड को ज्यादा हर जगह। ये आपके इच्छा पे कंट्रोल नहीं है। जैसा आपके बॉडी का रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार आपका हार्ट अपने आप बीट करता है और फुलफिल करता है रिक्वायरमेंट्स को, ठीक है। तो आप जान रहे हैं कि वॉल्यूंटरी एक्शन ऑकर विदाउट वॉल्यूंटरी एक्शन ऑकर्स with the conscious choice and will of the organism, whereas involuntary action occurs without the conscious choice of an organism. Okay, next point, what is the next difference? Voluntary actions involves thought process and thinking. वॉल्यूंटरी एक्शंस में सोचना और विचारना शामिल होता है। जो स्वैच्छिक कार्रवाई होती है वो सोच विचार के बाद पैदा होती है। जैसे कि आपको अगर ताली बजाना है तो इसके लिए आप पहले सोचेंगे, उसके बाद फिर आप हाथ उठाएंगे और ताली बजाएंगे, तो इसमें आपका थिंकिंग इन्वॉल्व है। आपको अगर डांस करना है तो इसमें आप सोचेंगे, उसके बाद आप डांस करेंगे। अगर आपको चलना है, दौड़ना है, जंप करना है, ये सारी जो कार्रवाइयां हैं ये आपके स्वैच्छिक कार्रवाई है, आपके इच्छा से होने वाला कार्रवाई है, और इसमें आपका थिंकिंग शामिल है, आपका थॉट शामिल है। आप सोचते हैं, उसके बाद ही इस कार्रवाई को अंजाम दे पाते हैं। तो थिंकिंग एंड थॉट्स आर इन्वॉल्व इन वॉल्यूंटरी एक्शन, वेयर एज थिंकिंग एंड थॉट्स आर नॉट इन्वॉल्व इन इनवॉल्यूंटरी एक्शन। जो अनैच्छिक कार्रवाई होती है उसमें हमारा सोच विचार का प्रक्रिया शामिल नहीं होता है। हम लोग हार्ट बीट के लिए सोचने नहीं जाते हैं, हम लोग पाचन के लिए सोचने नहीं जाते हैं, हिचकी के लिए हम लोग सोचने नहीं जाते हैं, खांसने के लिए हम लोग सोचने नहीं जाते हैं, छींकने के लिए भी हम लोग सोचने नहीं जाते हैं। हमारे आई के प्यूपिल बड़े होंगे या छोटे होंगे, हमारे पलक झपकेंगे या नहीं झपकेंगे, इसके लिए भी हम लोग सोचने नहीं जाते हैं। थॉट इज नॉट इन्वॉल्व इन इनवॉल्यूंटरी एक्शन। तो आप लोग 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस अभी तक समझे। पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस कि वॉल्यूंटरी एक्शंस ऑकर्स विथ द विल, चॉइस एंड consciousness of the organism. Involuntary actions occurs without the will, choice and consciousness of the organism.
Voluntary action involve thinking and thought. Involuntary actions do not involve thinking or thought. Third, voluntary actions are controlled by the cerebrum, spinal cord and peripheral nervous system. जो हमारा स्वैच्छिक कार्रवाई है उसका नियंत्रण हमारे ब्रेन का अगला हिस्सा, हमारे मस्तिष्क का अगला हिस्सा, जिसे कि हम लोग फोर ब्रेन या सेरेब्रम भी बोलते हैं, वो सेरेब्रम हमारा ये पूरा का पूरा जो स्वैच्छिक कार्रवाई है उसको कंट्रोल कर रहा है सेरेब्रम, स्पाइनल कॉर्ड और सेंसरी नर्व, मोटर नर्व्स और मिक्स्ड नर्व्स मिलकर के। आप जानते हैं सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स और मिक्स्ड नर्व्स को हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। तो आपके वॉल्यूंटरी एक्शन में शामिल है आपका ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आपके जो इनवॉल्यूंटरी एक्शन है, इनवॉल्यूंटरी एक्शंस they are controlled by our cerebellum and medulla oblongata and peripheral nervous system। और ये जो हमारा इनवॉल्यूंटरी एक्शन है इसको हमारे मस्तिष्क का जो मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन वाला जो रीजन है, जो हमारा सेरेबलम और जो हमारा मेडुला ऑब्लोंगटा है, ये कंट्रोल करता है हमारे इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को। जैसे जो हमारा हार्ट बीट है, हिकअप्स है, डाइजेशन है, कफिंग है, स्नीजिंग है, आई रिफ्लेक्सेस है, इन सभी को हमारा हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है। आप लोग ब्रेन वाले चैप्टर में, ब्रेन वाले वीडियो में सबके बारे में जाने थे कि ब्रेन का कौन सा हिस्सा किस फंक्शन को कर रहा है। आप लोग अगर फिर से उसे जानना चाहते हैं तो एक बार फिर से ब्रेन वाले वीडियो को देख लेंगे, उससे आपको सारा आइडिया मिल जाएगा। तो आप लोग जान रहे हैं कि वॉल्यूंटरी एक्शन और इनवॉल्यूंटरी एक्शंस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। आप जाने कि वॉल्यूंटरी एक्शन कंट्रोल हो रहे हैं आपके सेरेब्रम से और जो इनवॉल्यूंटरी एक्शंस हैं वो आपके कंट्रोल हो रहे हैं सेरेब्रम और मेडुला ऑब्लोंगटा से। उसके बाद जो वॉल्यूंटरी एक्शन है वो स्लो एक्शन है, वो आपके स्लो रिस्पॉन्स है, उनमें आपका जो प्रतिक्रिया है वो धीमा है, ठीक है, क्योंकि उसमें थिंकिंग शामिल है, सेरेब्रम के जरिए थिंक होगा, उसके बाद वो एक्शंस परफॉर्म होंगे, तो उसके लिए समय लगेगा। इस वजह से वॉल्यूंटरी एक्शन जो होते हैं वो स्लो एक्शन होते हैं, स्लो प्रोसेस होते हैं। जबकि इनवॉल्यूंटरी एक्शन जो होते हैं ये बहुत ही रैपिड होते हैं, बहुत ही क्विक रेस्पॉन्स होता है। ये क्विक रेस्पॉन्स होता है बचाव के लिए, ताकि कोई किसी भी खतरे से, किसी भी सामने आने वाले खतरे से बचा जा सके, इसके लिए ये इनवॉल्यूंटरी एक्शंस होते हैं। और उसमें भी जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वो आपके स्टिमुलस के जवाब में होते हैं, किसी उत्तेजना के जवाब में दिया हुआ प्रतिक्रिया को हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन भी आप जाने हैं कि एक इनवॉल्यूंटरी का ही प्रकार है, और रिफ्लेक्स एक्शन में आपके स्पाइनल कॉर्ड और आपके पीएनएस शामिल होते हैं। इनका कोऑर्डिनेशन आपका स्पाइनल कॉर्ड और आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम करता है। जो स्वैच्छिक कार्रवाई होती हैं उसके बारे में आप लोग और जानें कि उसमें क्या क्या उसकी खासियत है स्वैच्छिक कार्रवाई की। जैसे कि आप लोग जाने इसका धीमा स्पीड होता है, और स्वैच्छिक कार्रवाई में आप लोग ये भी समझे थे कि एक ही जो उत्तेजना है वो कई अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया को उत्पन्न करता है। सेम स्टिमुलस में प्रोड्यूस वेरियस रेस्पॉन्सेस। जो आपके वॉल्यूंटरी एक्शन है उसमें सेम स्टिमुलस वेरियस रेस्पॉन्सेस को जनरेट कर सकते हैं, जबकि जो आपका इनवॉल्यूंटरी एक्शन होता है उसमें जो स्टिमुलस होते हैं वो हमेशा एक ही तरह के रिस्पॉन्स को पैदा करते हैं, उत्तेजना से एक ही तरह की प्रतिक्रिया आती है। जैसे आंख के पास अगर कोई लाइट का इंटेंसिटी बढ़ता है तो आपका प्यूपिल छोटा होता है, लाइट का इंटेंसिटी कम होता है तो आपका प्यूपिल बड़ा होता है। ये हमेशा ऐसा ही होता है। आपका जब नी जर्क होता है तो आपके घुटने के नीचे में आपके कार्टिलेज पे हिट करने पे आपका पैर अपने आप, आपका जो पैर है वो अपने आप उठता है, ठीक है। तो ये एक, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि एक स्टीरियोटाइप रिस्पॉन्स है, मतलब ये फिक्स्ड रिस्पॉन्स है कि ऐसा ही सेम रिस्पॉन्स हर बार होगा। जब भी आपका नी जर्क में आपके नी के नीचे में हिट किया जाएगा तो आपका पैर ऊपर की तरफ ही उठेगा, ये रिस्पॉन्स हमेशा ऐसा ही होगा। जब भी आप किसी गर्म वस्तु को छुएंगे आपका हाथ उसे छूते के साथ खींच करके वापस विथड्रॉ कर लिया जाएगा ताकि आपका प्रोटेक्शन हो सके। तो ये रिस्पॉन्स जो होते हैं इन्हें हम स्टीरियोटाइप्ड रिस्पॉन्स भी बोलते हैं, सेम रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। तो आपके इनवॉल्यूंटरी एक्शन के जो रिस्पॉन्स होते हैं आप जाने कि सेम स्टिमुलस के लिए हमेशा सेम रिस्पॉन्स होते हैं, स्टीरियोटाइप्ड रिस्पॉन्स होते हैं। जबकि आपके जो वॉल्यूंटरी एक्शन थे उसमें सेम स्टिमुलस के लिए वेरियस रिस्पॉन्सेस जनरेट हुए थे। तो ये कुछ आप अंतर समझ रहे हैं कि ये क्या क्या डिफरेंसेस हैं आपके वॉल्यूंटरी और इनवॉल्यूंटरी
एक्शंस के बीच में। आप लोग समझे कि वॉल्यूंटरी एक्शन और इनवॉल्यूंटरी एक्शन क्या है। वॉल्यूंटरी एक्शन आपके सेरेब्रम से कंट्रोल होते हैं, इनवॉल्यूंटरी एक्शन आपके सेरेब्रम और मेडुला ऑब्लोंगटा से कंट्रोल होते हैं। वॉल्यूंटरी एक्शन आपके इच्छा, चेतना और विल से जुड़े हुए होते हैं, इनवॉल्यूंटरी एक्शन आपके इच्छा, चेतना और विल से नहीं जुड़े हुए होते हैं। वॉल्यूंटरी एक्शन स्लो एक्शन होते हैं, इनवॉल्यूंटरी एक्शन बहुत फास्ट एक्शन होते हैं। वॉल्यूंटरी एक्शन आपके ब्रेन के सेरेब्रम के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, इनवॉल्यूंटरी एक्शन आपके सेरेब्रम और मेडुला ऑब्लोंगटा के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। वॉल्यूंटरी एक्शन में आपका थिंकिंग इन्वॉल्व होता है और इनवॉल्यूंटरी एक्शन में आपका थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होता है। वॉल्यूंटरी एक्शंस को आप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। वॉल्यूंटरी एक्शंस को आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे भूख वाला एग्जांपल हम लोग फिर से लेते हैं। अगर भूख लगा हुआ है तो आप अपनी इच्छा के अनुसार उसके एक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है कि भूख लगने पे आप ये भी कर सकते हैं कि आप कुछ भी खा के अपना भूख मिटा लें, कुछ स्नैक्स खा लें, या फिर आप बहुत सारा खाना खाएं, या फिर आप कुछ भी ना खाएं, या फिर आप पानी पी लें। तो ये आपके इच्छा से कंट्रोल किया जा सकता है। जो वॉल्यूंटरी एक्शन है उसको आप अपने इच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं। सेम स्टिमुलस के लिए अलग अलग रिस्पॉन्स दे सकते हैं। लेकिन जो इनवॉल्यूंटरी एक्शन होते हैं वो आपके इच्छा के नियंत्रण में नहीं होते हैं। उन्हें आप अपनी इच्छा से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे आप कितना भी इच्छा कर ले कि आपको हिचकी ना आए, आप उसे रोक नहीं सकते हैं जब तक कि वो आपका डियफ्राग्म सही से और डियफ्राग्म का कॉन्ट्रैक्शन बंद ना हो और ये आपका वोकल कॉर्ड का चोकिंग ठीक ना हो। जब तक ये ठीक ना हो तब तक आपका हिचकी नहीं रुकेगा। ये आपके इच्छा से या आपके चेतना से कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। इसको आपका जो बॉडी है वो बॉडी ही कंट्रोल करता है। आपके बॉडी के ही पार्ट्स इसको कंट्रोल करते हैं। ये आपके इच्छा और चेतना से कंट्रोल में नहीं आता है। ठीक है, आपके बॉडी का जैसा रिक्वायरमेंट होता है वही इन सब चीजों को कंट्रोल करता है, चाहे वो हार्ट बीट हो, डाइजेशन हो, कफिंग हो, स्नीजिंग हो, हिकअप्स हो, या फिर आई रिफ्लेक्सेस हो, या ऑन टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट अपने हाथ को रिमूव करना। ये सारे चीज आपके किसी इच्छा या चेतना से जुड़े हुए नहीं है। ये आपके बॉडी के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग इस पे रिएक्शन दिया जाता है। जैसा आपका बॉडी को बचाव की आवश्यकता है उस हिसाब से इसमें रिस्पॉन्स जनरेट होता है, उस हिसाब से इसमें प्रतिक्रिया जनरेट होती है। तो आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आए तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ रहें। बी पिंक ऑफ हेल्थ।